हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूजीसी नेट को कंप्लीट समझने वाले हैं कि ये होता क्या है और इससे क्या फ़ायदा मिलते हैं, इसका एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है इसका और क्या पैटर्न होने वाला है, हर एक चीज़ को कंप्लीट समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि व्हाट इज़ यूजीसी नेट? यूजीसी नेट क्या है? तो यूजीसी नेट एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम है, एक तरह का टेस्ट है, ठीक है। नेट का मतलब क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इससे क्या होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आप सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर इसको प्रमोट करने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और फिर आप प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। ये हो गया नेट एग्जाम, ठीक है। नेट एग्जाम के क्या फायदे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज लेवल के आप शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम है जो एक तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लें उसके बाद एडमिशन वगैरह लें, है ना। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड कर ले रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन आपके पास है नेट एग्जाम की, तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हैं ना, तो आपको नेट सिर्फ देख कर अच्छी से अच्छी सैलरी दे देंगे वो लोग, ठीक है। तो नेट का अपने लेवल में अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये हो गया नेट एग्जाम की एक तरह का ये एंट्रेंस है। इट इज कंडक्ट बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेथड सीबीटी। क्या कंप्यूटर बेस्ड ये होता है और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा कि नेट क्या है? नेट एक तरह का टेस्ट है जिसमें हम लोग अध्यापक बन सकते हैं, जिसके लिए हम लोग शिक्षक बन सकते हैं और कॉलेज लेवल के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। और इसको कंडक्ट कौन कराती है? तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है, कराई जाती है। अब कितने बार होता है? एक साल में एक बार नहीं होता है, एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल ये जून में होता है और दिसंबर में होता है। अब की तो जनवरी में हो रहा है, वो थोड़ा सा लेट हो गई थी इसकी बार, लेकिन ये हमेशा 2 बार होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है, ठीक है? ये 2 साल भर में 2 बार होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप ग्रेजुएशन हो और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये दोनों आपको माँगा जाता है। ग्रेजुएशन आपका हो, है ना? यानी बीए हो आपका किसी भी एक लैंग्वेज से, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए हो आपका, है ना? एमए हो, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर सिर्फ आर्ट वाले बच्चे रहेंगे, आर्ट वालों के लिए यूजीसी नेट होता है, बाकी सीएसआईआर होता है जो साइंस वालों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है एलिजिबिलिटी। बाई चांस आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अभी एमए के आप सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट को अपेयरिंग वाले भी दे सकते हैं। इसकी इनकी एलिजिबिलिटी अपेयरिंग वालों के लिए भी होती है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि जब सेकंड में रहेंगे तभी दे सकते हैं या फर्स्ट ईयर में रहेंगे तभी दे सकते हैं? नहीं, देखिए क्या बोला जा रहा है उसकी नोटिफिकेशन में, क्या बोला जा रहा है यूजीसी नेट की, बोला जा रहा है कि आप जिस दिन से नेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं, आप जिस दिन से नेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं, उस दिन से आपको 2 साल दिया जा रहा है, उस दिन से आपको 2 साल दिया जा रहा है अपना पोस्ट ग्रेजुएट करने का। यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा कितने साल में होता है? तो 2 साल में होता है, यानी एमए जो होता है हमारा वो, या एमएससी जो होता है वो 2 साल में होता है, ठीक है। तो अब ये 2 साल हमको दिया जा रहा है, हमने पीजी निकाल वो हमने नेट जेआरएफ निकाल लिया। अब उसमें क्या हो गया, नेट जेआरएफ हमने निकाल लिया, अब उसके बाद हमको 2 साल दिया जाता है कि आप अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट अभी तक नहीं हुए हैं, तो 2 साल आप टाइम ले लीजिए, 2 साल में आप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप एडमिशन वगैरह लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अपेयरिंग वाले भी हैं, अगर आप एमए के पहले दिन में हैं, एमए के फर्स्ट डे में हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, तब भी आप इसको दे सकते हैं, नेट जेआरएफ को दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन मांगता है इसमें और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, और याद रहे जिस जिस लैंग्वेज से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी में आपको भर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका 3 सब्जेक्ट हो, लास्ट ईयर में आकर 2 सब्जेक्ट हो जा रहा हो, है ना। तो अब जब जो एमए होता है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो क्या होता है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में होता है। उर्दू से है तो उर्दू में होगा, हिंदी से है हिंदी में होगा, इंग्लिश से है इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। तो जो आप नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल करेंगे वो इसी के सब्जेक्ट से फिल करेंगे, और ध्यान रहे कि ये इसमें मैच खा रहा हो, यानी दोनों
एक हो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका सेम सब्जेक्ट से हो, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी इसमें अपीयरिंग हैं। और ये क्या होता है कि मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55%। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट वाली डिग्री रहेगी ना, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी, वो कम से कम आप 55% आपका नंबर आना चाहिए। 55% आपका नंबर आना चाहिए। 55% इसमें मांगा जाता है कि तभी आप नीट जेआरएफ को दे सकते हैं। अगर आप 55 से परसेंट से कम हैं तो फिर याद रहे कि आप इसको नहीं दे सकते, ठीक है। इस नेट को आप एलिजिबल नहीं होंगे। मास्टर डिग्री आपकी यानी पोस्ट ग्रेजुएट वाली डिग्री आपकी कितने कितने परसेंट की रहनी चाहिए, कम से कम आप 55% पाए हों उसमें। और कुछ लोग जैसे जो अ, जैसे जनरल वाले के लिए ये बातें की जा रही हैं, जो ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं उनके लिए कुछ छूट दी जा रही है 5% की, यानी 50% पर आप वो लोग नेट जेआरएफ को दे सकते हैं। अगर आप जनरल के लिए ये बातें बताई जा रही हैं कि 55% कम से कम चाहिए उनका, ठीक है। 55% आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। समझ में आ गया। अब उसके बाद देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। द एज लिमिट फॉर द यूजीसी नेट जूनियर यूजीसी नेट, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ इज 30 ईयर्स। अब देख लेते हैं कि जेआरएफ आखिर है क्या, ठीक है। अभी तक जेआरएफ की बातें नहीं की, अब जेआरएफ देख लेते हैं। जेआरएफ जैसे हमने अभी तक क्या देखा, ये देखिए, इसमें देखा है कि नेट नेट ये पूरा एग्जाम है। नेट पता है कैसा है, देखो नेट ये पूरा यहाँ से ऐसे लेकर ये पूरा नेट हो गया, नेट हो गया, ठीक है। ये पूरा नेट का एग्जाम हो गया। अब इसमें से एक छोटा सा पार्ट यहीं पर बना दिया जाता है जेआरएफ का, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट ऐसे बना दिया जाता है जेआरएफ का। अब जेआरएफ क्या जेआरएफ होता क्या है, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप जेआरएफ निकाल ले रहे हैं तो आपको रिसर्च करनी होगी, ठीक है। जिस लैंग्वेज से आप निकाल रहे हैं उसके ऊपर और पढ़ना होगा, और फिर अपने आप में एक आपकी एक फ़ाइल तैयार करनी पड़ेगी, एक पूरी तरीके से आप या फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, या एक ऐसा लिख सकते हैं जो कि आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ, मैंने ये सब चीज़ रिसर्च की है अपनी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। मेरी लैंग्वेज में जो दिलचस्पी है मेरी, उसको और गहीनता से, उसको और डीपली मैंने खोज किया है अपनी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। ये हो गया जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी आपका खर्च होगा, तो इसके लिए आपको सरकार पैसे देती है। किसके लिए, जेआरएफ। अगर आप निकाल ले रहे हैं जेआरएफ, तो जेआरएफ के लिए आपको सरकार पैसे दे रही है, ऑलमोस्ट 35,000 से 40,000 देती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 35,000 से 40,000, ये मान कर चलिए 45 भी हो सकते हैं, यानी 32,000 तो कम से कम होती है, प्लस उसमें और चीज़ें लग जाती हैं, तो 35-40,000 मान कर चलिए कि ये आपको फेलोशिप स्कॉलर समझ लीजिए, स्कॉलरशिप दी जा रही है। हर महीने आपको 35 से 40,000 रुपया मिल जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए। और ये किस एग्जाम के अंतर्गत आता है, तो ये नेट के अंतर्गत आता है। नेट में एक छोटा सा पार्ट बना दिया गया है जेआरएफ के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जेआरएफ और नेट में क्या फर्क है, ये आपको समझ में आ गया कि नेट एक होल एग्जाम है, एक कंप्लीट एग्जाम है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट कहीं पर रख दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं जेआरएफ। अब जेआरएफ क्या होता है, नेट के लिए कोई जेआरएफ के लिए क्या होता है, जेआरएफ के लिए 30 ईयर बताया गया है कि 30 ईयर कम से कम आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 30 साल के हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कम से कम जो आपका वही 21 साल 20 साल आप रहें, है ना। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप 20-21 साल के हो ही जाएंगे। कम से कम 21 साल होना चाहिए, जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी के लिए 21 साल मांगा जाता है, तो 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के आप हों, तभी आप जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जेआरएफ आपको समझ में आ गया कि जेआरएफ क्या है। जेआरएफ मतलब इसमें हमको रिसर्च करनी होती है अपनी लैंग्वेज के ऊपर, और फिर उसको सबमिट करना होता है अपनी फाइल को, ठीक है। और नेट क्या हो गया, नेट हमको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, यानी हमको एक टीचर बनाता है कॉलेज में। अगर बाय चांस हम एडमिशन वगैरह नहीं ले रहे हैं, पीएचडी वगैरह में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये जान लीजिए कि आप सिर्फ नेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तब भी प्राइवेट स्कूल में अच्छी खासी आपको सैलरी मिल जाएगी नेट के बिना पर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि
अब ये जो हो गया जेआरएफ हो गया, तो जेआरएफ में आपको कम से कम 30 साल होना मांगता है कि 30 साल के होने चाहिए आप, तभी आप यानी 30 साल से कम होने चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपकी एज हो रही है तो फिर आप जान लीजिए कि आप फॉर्म फिल जेआरएफ के लिए नहीं कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म फिल कैसे करेंगे। फॉर्म जब फिल करेंगे ना तो उसमें एक ऑप्शन आता है, जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए एक सामने आता है नेट और फिर प्लस करके नेट जीआरएफ आएगा, है ना। तो अगर आप 30 साल के हैं तो फिर 30 साल से कम हैं तो फिर आप दोनों को टिक कर दीजिए, नेट जीआरएफ मुझे चाहिए। अगर आप 30 साल से ज़्यादा के हैं तो आप सिर्फ नेट पर के लिए टिक कीजिए कि मुझे सिर्फ नेट का फॉर्म फिल करना है, जेआरएफ का नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब एज रहेगी नहीं तो आप फॉर्म बैठ नहीं सकते उसमें, ठीक है। और अगर बैठ भी जाए तो फिर कोई उसका माने निकलेगा नहीं। अब ये बोला जा रहा है कि जेआरएफ के लिए आप लोग जान गए कितनी एज होनी चाहिए, तो कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, उससे और कम से कम 21 साल, इसके बीच में अगर आप हैं तो आप जेआरएफ दे सकते हैं और आपको मंथली आपकी फेलोशिप मिलती रहेगी, यानी स्कॉलरशिप आपको मिलती रहेगी। अब उसके बाद है हाउएवर देयर आर एज रिलैक्सेशन फॉर सर्टेन कैटेगरीज इंक्लूडिंग, यानी कुछ लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, कुछ कैटेगरीज को आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें क्या है, जैसे आप जनरल से हैं, ये जनरल के 30 साल की बातें की जा रही है, जनरल के 30 साल, यानी जनरल के अगर कोई है तो उसको 30 साल कम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए तभी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे कम अगर उससे ज़्यादा अगर रहेंगे तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कम से कम 30 साल वो, यानी 30 साल के अंतर्गत ही उनको होना चाहिए, 21 साल से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकते। ये किन के लिए बातें की जा रही हैं, तो ये जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए बातें की जा रही है, जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के बारे में बात की जा रही है, यानी लड़कों के बारे में बात की जा रही है, आदमियों के बारे में बात की जा रही है, मेन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जनरल कैटेगरीज के मेन के बारे में बात की जा रही है, जनरल की। अब जैसे जनरल की लड़कियां भी होती हैं, जनरल कैटेगरी की लड़कियां भी हैं, ओबीसी कैटेगरी की लड़कियां हैं, एससी एसटी कैटेगरी की लड़कियां हैं, है ना, पीडब्ल्यूडी की लड़कियां हैं। तो इन सभी लड़कियों के लिए 5 साल का छूट मिलती है, 5 साल की छूट मिलती है। जैसे अभी मैं क्या हूं, मैं जनरल कैटेगरी का हूं, मैं जनरल कैटेगरी का हूं, है ना। तो अब मैं 30 साल के अंदर ही रहूंगा तभी मैं जेआरएफ दे सकता हूं, ठीक है, तभी मैं जेआरएफ दे सकता हूं। लेकिन वहीं पर अगर मेरी बहन है तो वो 30 साल की हो गई है ना, या 32 साल की हो गई है, लेकिन वो भी जनरल कैटेगरी से आ रही है, तो उसको वो 35 साल तक, 35 साल तक वो दे सकती है जेआरएफ को, लेकिन मैं नहीं दे सकता। मैं जनरल कैटेगरी का 30 साल का हो चुका हूं, अब मैं जेआरएफ को नहीं दे सकता। लेकिन जो मेरी बहन रहेगी वो 34 साल की रहेगी, फिर भी वो जेआरएफ दे सकती है, ठीक है। ये हो गया जनरल कैटेगरी की छूट। अब यही सेम चीज़ वुमेन के लिए, यानी लड़कियों के लिए, ओबीसी की लड़कियों के लिए, हर जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, जितनी भी कैटेगरीज इंडिया में पाई जाती हैं, सब लड़कियों के लिए 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। और जनरल लड़कों के लिए 30 साल तक रहती है, इनके लिए, जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है। जनरल लड़कियों के लिए छूट है 5 साल की, ओबीसी लड़कियों के लिए, एससी लड़कियों के लिए, एसटी लड़कियों के लिए, पीडब्ल्यू लड़कियों के लिए, या फिर किसी तरीके से वो डिसेबल हैं उनको लिए भी 5 साल की, हर तरह की लड़कियों के लिए 5 साल की छूट मिलती है, जबकि जनरल लड़कों के लिए कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। जनरल लड़के समझ गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए 5 साल का छूट मिलती है, शेड्यूल ट्राइब यानी शेड्यूल एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है। अब एससी एसटी में लड़कों को छोड़िए सब लोगों को मिलेगा, वहां पर बॉयज को भी मिलेगा और गर्ल्स को भी मिलेगा, ठीक है, बॉयज को भी मिलेगा और गर्ल्स को भी मिलेगा। समझ में आ गया कि सिर्फ जनरल के बॉयज को नहीं मिलेगा, बाकी चाहे ओबीसी के हैं, है ना, और एससी एसटी के हैं, पीडब्ल्यू के हैं, सबको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 5 साल का आरक्षण आपको मिलेगा, 5 साल की छूट मिलेगी। लेकिन जनरल बॉयज़ के लिए कुछ नहीं है। तो जनरल बॉयज़ 30 साल के कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए तभी वो कर सकते हैं, उसके बाद उसके अंतर्गत ही रह कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो गए तो फिर वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओबीसी के बॉयज़ हैं, ओबीसी के बॉयज़ हैं तो वो आराम से 35 साल तक वो भर सकते हैं। वहीं पर एससी के बॉयज़ हैं और एसटी के बॉयज़ हैं, है ना, एसटी एससी के बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो वो भी 35 साल तक जेआरएफ को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एज लिमिट समझ में आ गई होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये जेआरएफ के लिए एज लिमिट बताई गई है, जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट बताई गई है। वहीं पर अगर सिर्फ आप नेट देना चाहते हैं तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं। अगर आप 60 साल के हो गए हैं, आपका मन हो कि मैं जेआरएफ वो
नेट निकाल लूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, अब मुझे नेट निकाल लूँ, है ना? तो नेट आप भर सकते हैं 60 साल के, 72 साल के, 80 साल के, इनके इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है? तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जेआरएफ के लिए एज लिमिट है और जेआरएफ के लिए छूट जो दी जाती है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें छूट बताई गई है। और फिर 30 साल जो जनरल बॉयज़ 30 साल रहेंगी और जनरल की लड़कियाँ हैं, उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। लड़कियाँ कहीं की भी रहेंगी, 5 साल की छूट मिल रही है। बाकी अगर अदर कास्ट के वो हैं, अदर कास्ट के जो लड़के हैं, उनको भी 5-5 साल की छूट दी जा रही है, ठीक है? और नेट जेआरएफ के लिए ना तो जनरल वालों के लिए कोई अ, वो है मैक्सिमम लिमिट बताई गई है, ना तो किसी और कास्ट के लिए मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप छोटे, यानी आपका मास्टर डिग्री अपेयरिंग होना चाहिए या मास्टर डिग्री हो जाए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर आप कितने भी बूढ़े हो जाएँ तब भी आप यूजीसी नेट दे सकते हैं, ठीक है? ये हमको एज लिमिट, उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न पर देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न दो पेपर होगा आपका, 2 पेपर होगा और ये 180 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन होगा और 180 मिनट में पूछा जाएगा, यानी 3 घंटा आपका पूछा जाएगा। 3 घंटा का पेपर रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? और 2 पेपर रहेगा। इसमें हर पेपर में 10 यूनिट रहेगी। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट और पेपर सेकंड में 10 यूनिट। पेपर फर्स्ट क्या होता है? पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन होता है। और पेपर सेकंड अपनी लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज से आपने क्या किया है, आपने पोस्ट पीजी किया हुआ है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं आप, उसी उसी लैंग्वेज का आपका पेपर सेकंड रहेगा और पेपर फर्स्ट कॉमन रहेगा। पेपर फर्स्ट कॉमन रहेगा सबके लिए, चाहे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, उर्दू से हैं, अरबी से हो, किसी भी चीज़ से हो। 83 लैंग्वेज में ये यूजीसी नेट कराया जाता है। आप किसी भी लैंग्वेज से हो, सबके लिए पेपर फर्स्ट कॉमन रहेगा और पेपर सेकंड आपकी लैंग्वेज का रहेगा, ठीक है? अब 10 यूनिट होते हैं, पेपर फर्स्ट में भी 10 यूनिट है, पेपर सेकंड में भी 10 यूनिट है। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी 2 नंबर हर क्वेश्चन पे मिलते हैं। 50 क्वेश्चन आप करेंगे, 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो फिर 2 नंबर मिल रहे हैं, यानी 100 नंबर्स आपके हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट का 100 नंबर और पेपर सेकंड का 200 नंबर, ठीक है? अब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो गलत हो जा रहा है, जो सही हो जा रहा है उसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल रहा है, तो 100 नंबर इसमें हो जाएगा और 100 क्वेश्चन इसमें है और 2 नंबर मिल रहा है, 200 नंबर इसमें हो जाएगा। कुल मिलाकर 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब यहाँ पर एक मिनिमम चीज़ें बताई गई हैं। कम से कम अगर आपको रेस में दौड़ना है, अगर आपको दौड़ना है रेस में, यानी आपको जेआरएफ के लिए दौड़ना है, तो आपको कम से कम 40% नंबर लाना चाहिए, लाना होगा हर हाल में। 40% नंबर लाना होगा। जैसे पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर फर्स्ट में 100 नंबर का ये होता है, कम से कम 40 नंबर इसमें आपको लाना होगा। और इसमें क्या हो गया, पेपर सेकंड हो गया तो 200 नंबर का होता है, कम से कम इसमें 80 नंबर आपको लाना होगा। कुल मिलाकर 40%, यानी दोनों पेपर का नंबर साथ में जुड़ता है, ठीक है? अलग अलग नहीं जुड़ता। कुल मिलाकर आपको 40% नंबर लाना होगा, यानी 120 नंबर आपको लाना होगा, तब जाकर 40% होगा। 300 में से 120 नंबर लाना होगा, तब जाकर आप 40% क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद आप नेट और जेआरएफ के लिए दौड़ेंगे, ठीक है? जेआरएफ के लिए तभी दौड़ेंगे जब आप 40% लेकर आएंगे, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि नेट जेआरएफ का जो पैटर्न होता है, यानी जो हमने देखा कि नेट हो गया और जेआरएफ हो गया। नेट एक अलग चीज़ है और नेट पूरा कंप्लीट एग्जाम है, उसमें छोटा सा एक चीज़ रख दिया जाता है जिसको हम लोग जेआरएफ कहते हैं। अब जेआरएफ की सीटें किस तरीके से बताई जाती हैं, ठीक है? ये पूरा हमने यहाँ पर डायग्राम देखा था कि ये पूरा हमारा नेट हो गया है, ये पूरा नेट का एग्ज़ाम है। नेट तरह-तरह की चीज़ों में हो सकता है, आप पीएचडी वगैरह में एडमिशन लेंगे। और उसके बाद एक छोटा-सा जेआरएफ रख दिया गया है, यहीं पर साइड में जेआरएफ रख दिया गया है, ठीक है? और इसमें बता दिया गया है कि नेट में तभी आप दौड़ेंगे जब आप 40% कम से कम लेकर आएँगे, 40% कम से कम आप लेकर आएँगे। अब जैसे 1000 सीट है, 1000 सीट है, ठीक है? 1000 सीट है और ये कंप्लीट अगर आप इसका अभी तक उठाकर देखेंगे तो 6% सिर्फ इसका रिजल्ट आता है। 6% लोग इसमें पास हो पाते हैं। कितने परसेंट पास हो पाते हैं? तो 6% सिर्फ इसमें पास हो पाते हैं। और 6% में से 6% में से 6% क्या होते हैं? जेआरएफ के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो जेआरएफ के लिए 6% सिर्फ सीट रिजर्व कर दी जाती है। ऐसा मान लीजिए कि जैसे 1000 सीट है,
जैसे 100 सीट है, ठीक है? 100 सीट है। 100 सीट मान ले रहे हैं कि 100 सीट हमारी है। 100 सीट में क्या हो गया, 100 सीट है ये, 100 सीट में 6 सीट क्या होगी, 6 सीट जेआरएफ के लिए होगी। अब जेआरएफ के लिए आप क्या करेंगे, आपके दोस्त यार भाई-बहन सब लोग जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट 6 लोग रहेंगे, उनको क्या कर दी जाएगी, जैसे आपका आ गया 80 नंबर, आपके भाई का आ गया 92 नंबर, आपकी बहन का आ गया 94 नंबर, तो जो 99 वाले परसेंट वाले होंगे तो उनको जेआरएफ दिया जाएगा। एकदम हाईएस्ट लेवल के, जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ते थे ना, छोटे क्लासेस में पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, है ना? तो जो पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ और सिक्स वाली पोजीशन, ये 6 पोजीशन वालों को नेट जेआरएफ दे दिया जाएगा। ठीक है? 6% नेट जेआरएफ के लिए सीट रिजर्व होती है, ऐसा मान सकते हैं। 6% रिजर्व होती है, यानी 100 में से 6 लोगों को क्या मिलता है, जेआरएफ मिलता है। 100 में से 6 लोगों को जेआरएफ दिया जाता है। ठीक है? तो ये जेआरएफ अगर आप 40% पा जा रहे हैं, 40% नंबर उठा ले रहे हैं, तब आप जेआरएफ के लिए दौड़ेंगे। ठीक है? वरना फिर आप नेट क्वालिफाइड कर लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को कि ये नेट जेआरएफ है क्या, और अगर आप पास कर लिए, नेट जेआरएफ निकाल लिए, तो आपको फिर वही फेलोशिप वगैरह मिलने लगेगी, ताकि आप रिसर्च अपने से कर सकेंगे। तो ये हो गया, पेपर 2 हो गया और पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर फर्स्ट 50 नंबर, 50 क्वेश्चन का, पेपर 2 100 क्वेश्चन का, और दोनों दो नंबर मिलेंगे तो कुल मिलाकर 300 नंबर इसके बन जा रहे हैं। और आपका टाइम क्या होगा, तो 180 मिनट होगा और 150 क्वेश्चन होंगे आपके। अब उसके बाद क्वेश्चन लेवल देख लेते हैं कि 2018, 2019, 2020, 2022। पहले 2018 में क्वेश्चन लेवल अलग था, है ना? 2019, 20, 21 के बाद से क्वेश्चन लेवल बहुत ज़्यादा हाईएस्ट, एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ा हुआ है, जिसको निकालना बहुत ज़्यादा, अगर निकालना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एकदम ऐसा नहीं होगा कि बिना पढ़े सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे हैं, तो बिना पढ़े जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। नहीं, 120 तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा बिना पढ़े। तो इसकी कम से कम आपको बता दे रहे हैं, कम से कम 6 महीने आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी हर हाल में, ये जान लीजिए। 6 महीने से पहले आप अगर सोच ले रहे हैं कि 6 महीने आप तैयारी नहीं करेंगे और उससे 1-2 महीने में आप क्लियर कर लेंगे, तो फिर जान लीजिए, अगर क्लियर नेट हो जा रहा है, तो फिर ये आपकी किस्मत होगी, जेआरएफ तो तब भी नहीं होगा। ठीक है? बहुत मुश्किल है, एकदम रेयर है, क्योंकि कम से कम 6 महीना और 1 साल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तब जाकर आप कंप्लीट कर पाएँगे। अब उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन है और पेपर सेकंड उर्दू वालों के लिए इसमें बताया गया है। तो पेपर फर्स्ट जो है, ये यूनिट है, ये सब जो ऐसा इतना ही सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है। अगर सिलेबस आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और फिर वहाँ से अपने हम लोग सिलेबस को, वहाँ पर दिया गया है, आप वहाँ से सिलेबस को ले सकते हैं। तो फिर क्या हो गया कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, पेपर फर्स्ट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन, मैथमेटिशियल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बीएड वालों के लिए भी होता है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये आपका 10 यूनिट बयान किया गया है। 10 यूनिट आपका 10 यूनिट ये बताया गया है कि 10 यूनिट कम से कम आपका इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर यूनिट से क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि एक यूनिट से पूछा जा रहा है, दूसरी वाली यूनिट से नहीं पूछा जाएगा। तो पेपर फर्स्ट सबके लिए एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा। 10 यूनिट इसमें है। 10 यूनिट में अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, अलग अलग, कम से कम एक यूनिट में 5 से 7 चैप्टर हैं। ठीक है? तो 10 यूनिट आपको पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना है। और पेपर सेकंड के लिए देख लेते हैं उर्दू का। पेपर सेकंड के लिए अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो आप 8604609069 आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा, या फिर ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि उर्दू के लिए तारीख, ज़बान उर्दू, कसीदा, मसनवी, मरसिया, उर्दू गज़ल, उर्दू नज़्म, उर्दू दास्तान और ड्रामा, नावल और अफसाना, तनकीद व तहकीक, गैर अफसानवी नस्र, उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहकीकात और रिझानात, और उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैयतें। ये सब सिर्फ एक हेडिंग बताया गया है। इसके अंदर भी एक एक यूनिट के अंदर 4-5 चैप्टर आएंगे, ये जान लीजिए। 5 चैप्टर थे, किसी में कम नहीं है एक यूनिट के अंदर। तो ये हो गया अपना पेपर 2 उर्दू का सिलेबस, और पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है? अब देख लेते हैं। हाँ, तो हमने अभी तक जो देखा कि हमारा जो
नेट जेआरएफ को देख लिया कि नेट क्या होता है, एक पूरा एग्जाम है, और जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है जिसमें हम लोगों को पैसा मिलता है हर महीने। और नेट जेआरएफ नेट क्या होता है, एक कंप्लीट पूरा पेपर है, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बनते हैं। और यूजीसी नेट इसको एनटीए द्वारा ये कराया जाता है ना। एनटीए द्वारा यह कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, और कंप्यूटर से ही आपको कराया जाएगा। और फिर एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रहती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपेयरिंग में हैं तो आप फिर भी दे सकते हैं। और फिर आपकी मास्टर डिग्री में कम से कम 55% होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 30 साल होनी चाहिए। और बाकी रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि कितना कैसे होता है। और यूजीसी नेट के लिए कोई भी आपको एज लिमिट नहीं बताई गई है, आप किसी भी एज पर हैं आप दे सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, 180 नंबर 180 मिनट में होगा, यानी 3 घंटे में होगा। और हर क्वेश्चन पर 2 नंबर आपको मिल जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट 50 नंबर का होगा, पेपर सेकंड 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन में होगा और 50 क्वेश्चन में होगा। तो ये पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होगा, पेपर सेकंड 200 नंबर का होगा। 40% कम से कम नंबर लाने आपको हैं, 120%, 120 नंबर कम से कम आपको लाना ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन लेवल बहुत हाई हो गया है, जिसके लिए आपको कम से कम 6 महीना पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने से 1 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट में आपको बताया गया है कि सिलेबस क्या-क्या है, और पेपर सेकंड उर्दू वालों के लिए बताया गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं उर्दू का जो बैच शुरू हो रहा है। बैच शुरू आज से कर रहे हैं, जो कि जून के लिए होगा। किसके लिए होगा? जून के लिए होगा। जो अभी जनवरी में जो पेपर होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसके लिए ये आप देख सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है सिलेबस एक ही है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो जून हम इस वजह से ये इसको बोला जा रहा है कि जून के लिए होगा, क्योंकि जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना नामुमकिन है। मुमकिन मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इस वजह से जो जून की तैयारी करना चाहते हैं वो, और जो जनवरी में भी पेपर देंगे वो भी इस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर ही होगा। हर चीज़ आपके लिए फ्री होगी। और अभी रात 8 बजे से इसका क्लास चलेगी नेट जेआरएफ की। और ये उर्दू की ही होगा। पेपर फर्स्ट आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ना होगा, क्योंकि टीचर है नहीं पेपर फर्स्ट पढ़ाने वाले। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 लोगों से बात हुई है पेपर फर्स्ट के लिए, तो वो भी हो सकता है इसमें इंटरेस्टेड हों। तो पेपर सेकंड जो उर्दू का रहेगा वो हमारी जानिब से आपको बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, और यूट्यूब पर ही होगा। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। अगर अभी भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। यहाँ तक हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, क्लास को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। और अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो कर दीजिए। फ्री बैच आपके इसी चैनल पर आ जाएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।